हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर रिचा दुबे और आज हम अपने चैप्टर 1 में ले रहे हैं पार्ट 5 जो कि है क्रॉप प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। दोस्तों, मेरे प्रीवियस वीडियोस, मेरे और भी जो पार्ट्स हैं पहले 1 से 4 तक, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन इनबॉक्स में उसके लिंक दिए हुए हैं, आप वहां से भी जाके उसको देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 5, क्रॉप प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। क्रॉप प्रोटेक्शन यानी कि फसल की सुरक्षा। हमने बहुत सारे प्रैक्टिसेस करी। हमें अच्छे फसल को पाने के लिए हमने जुताई करी, हमने बीज बोया, हमने सब सिंचाई करी, निराई गुड़ाई करी। उसके बाद हमें अच्छी फसल अगर प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें फसलों की सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। और हमें फसलों की सुरक्षा किन किन चीज़ों से करनी चाहिए? सबसे पहले तो हमें हमारी फसल को किससे खतरा रहता है? हमारी फसल को खतरा रहता है जंगली जानवरों से, या हम कह सकते हैं घुमंतू जानवर या आवारा जानवरों से। दूसरा, चिड़िया। और तीसरा, सब कीड़े मकोड़े। ये सारी जो चीज़ें हैं, साथ में रोडेंट्स भी हम कह सकते हैं। जो हमारे रोडेंट्स में आते हैं, हमारे गिलहरी है, चूहे हैं, नेवले हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये सारे जो जानवर हैं, चिड़िया हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये सब हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें इन चीज़ों से अपने फसलों की अच्छी उपज को प्राप्त करने के लिए फसलों की सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे हमारे फसल की सुरक्षा हो सकती है। सबसे पहला है फेंसिंग ऑफ फील्ड। आप यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि फेंसिंग ऑफ फील्ड यानी कि तार का घेरा। तार के घेरा हम अपने खेतों के अगल बगल करते हैं, उसकी पूरी बाउंड्री में करते हैं, जिससे कि हम जितने भी आवारा जानवर हैं उनसे हम अपने खेतों की बचत कर सकते हैं, उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। दूसरा आता है यूजिंग स्केयर क्रो एंड बीटिंग ड्रम्स। स्केयर क्रो होता है आदमी का पुतला, और हम इसको कह सकते हैं आम बोलचाल में काग डरावा, बिजूका। तो ये जो होते हैं स्केयर क्रो, ये एक आदमी का पुतला होते हैं जो कि चिड़ियों को, पक्षियों को डराने के लिए इनको लगाया जाता है। जिससे कि अगर किसान हर समय अपने खेत में मौजूद नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो इसको लगाने से उसको यह लाभ मिलता है कि इससे पक्षी डरते हैं, जानवर डरते हैं और वह खेतों में प्रवेश नहीं करते हैं। फिर हमारा आता है बीटिंग ड्रम्स। बीटिंग ड्रम्स यानी कि ड्रम को पीट पीट कर भी, आवाज़ करके, तेज आवाज़ करके भी किसान अपने खेतों की सुरक्षा करते हैं, जिससे कि पक्षी हैं, जानवर हैं, वह डर जाते हैं और खेतों के पास नहीं आते। हमारा अगला पॉइंट है यूज़ ऑफ फंगीसाइड्स एंड स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स। फफूंदी नाशक और कीटनाशक दवाइयों का भी हम स्प्रे करते हैं, उनका भी प्रयोग करके हम अपने खेतों की सुरक्षा कर सकते हैं। साथ ही डाइल्यूटेड पेस्टिसाइड्स को भी हम यूज़ करके, हम उपयोग में लाके हम कीड़े मकोड़ों से अपने खेतों की रक्षा कर सकते हैं। डाइल्यूटेड पेस्टिसाइड से मेरा अभिप्राय ये है कि जो भी पेस्टिसाइड हैं, जो भी कीड़े मकोड़े कीटनाशक दवाई है जो कॉन्सेंट्रेटेड मात्रा में होती है, उसमें हम पानी मिला के उसको हल्का बना लेते हैं और फिर हम उसको स्प्रेइंग मशीन से स्प्रे करके भी हम कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल में, नियंत्रण में ला सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है मेलेथियन, पॉलीथियन। ये सारे पेस्टिसाइड्स हैं जिनका हम उपयोग अपने खेतों की सुरक्षा के लिए करते हैं। यहाँ मैंने आपको चित्रों के माध्यम से दिखाया कि क्रॉप प्रोटेक्शन यानी कि फसल की सुरक्षा के क्या क्या तरीके हैं। आइए आगे चलते हैं। अब आता है हार्वेस्टिंग। आम बोलचाल में हम हार्वेस्टिंग को कहते हैं फसल की कटाई। जब हमारी फसल पक के तैयार हो जाती है तो उसको काटने की और इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। और हमारी जो फसल है वो आमतौर पर 3 या 4 महीने में पक के तैयार हो जाती है। और इसको करने की विधि, इसको काटने और इकट्ठा करने की विधि, हम इसको काटते हैं मैनुअली भी हम काट सकते हैं, जिसमें हम हाथों का प्रयोग करते हैं। और जो उपकरण यूज़ होता है वो होता है सिकल यानी कि हंसिया। और दूसरा, हम हार्वेस्टर मशीन भी उपयोग में ला सकते हैं फसलों की कटाई करने के लिए। अब हम देखते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि जब गेहूं या फिर धान की कटाई होती है तो कटाई करने के बाद आपने देखा होगा कि खेतों में ठूठ, या फिर हम कहते हैं उसे पराली, वह जो थोड़ा सा भाग होता है फसल का, वह खेतों में रह जाता है। तो उससे किसान भाइयों को बहुत समस्या होती है।
ये समस्या होती है कि वह अच्छे से जुताई भी नहीं कर पाते हैं। अगर उन्हें कोई दूसरी फसल अपने खेत में लगानी है तो वह आसानी से जुताई भी नहीं हो पाती, मिट्टी अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती, तो उनको बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ता है। तो वह क्या करते हैं कि जो ठूठ या पराली जो भी होती है उसको वो जलाते हैं। तो जलाने से क्या होता है कि सबसे पहले हानि तो ये है कि उससे बहुत ही ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है, और दूसरा, हमारी जो भूमि होती है वो बंजर बन जाती है। तो इससे क्या होता है कि हम आगे भी अपने फसलों के अच्छे से रोपाई नहीं कर सकते, फसल को अच्छे से उगा नहीं सकते। तो इससे किसानों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी कारण वह जो ठूंठ है या पराली है, जिसको हम स्टबल बर्निंग भी कहते हैं, उसको वो जलाते हैं। तो लेकिन अब ऐसा एक उपाय आया है, एक समाधान हमारे आईआईटी रोपर के वैज्ञानिकों ने निकाला है, जिसमें उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई है जो इन ठूठ या भी जो पराली है उसको काटती भी है और उसको इकट्ठा भी कर सकती है। तो इससे क्या होता है कि सबसे पहले तो हमें वायु प्रदूषण से छुटकारा मिला, कि मतलब वायु प्रदूषण कम होगा, और दूसरा, भूमि भी बंजर नहीं होगी, या उसमें बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी, समस्या का समाधान हुआ है। अब आते हैं हमारा हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, यानी कि फसलों का त्योहार, फसल उत्सव, जिसमें कि मुख्य है मकर संक्रांति, बैसाखी, पोंगल, लोहड़ी, बिहू। यह फसलों का उत्सव मनाने का एक यह अभिप्राय है कि यहाँ किसान अपनी जो उसने मेहनत की है, जो उसकी फसल पक के तैयार होती है, तो वह अपने ईशु को, अपने भगवान को एक धन्यवाद देने का प्रक्रिया है, एक तरीका है कि उन्होंने उनको इतना सामर्थ्य बनाया कि उन्होंने उनकी मेहनत रंग लाई और उनकी फसल पक के तैयार हुई। और कहीं कहीं दोस्तों, यह भी होता है कि फसल कटने से पहले भी यह त्यौहार मनाया जाता है और फसल कटने के बाद भी यह त्यौहार मनाया जाता है। अब हमारा आता है थ्रेशिंग। आम बोलचाल में हम थ्रेशिंग को कहते हैं दायना। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अनाज को, जो हमारी अनाजों की फसल है, उससे अनाज को अलग करने की जो प्रक्रिया है उसे हम थ्रेशिंग कहते हैं। इसमें जो हमारे मेन फसल के जो हम यू मतलब फसल के जो पौधे हैं जिससे हम अपने अनाजों को अलग करते हैं, उसका हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि मेज यानी कि मक्का, पैडी यानी कि धान जिसमें हमें बाद में चावल प्राप्त होता है, गेहूं है, बार्ली यानी कि जौ। ये सब फसलों के पौधे हैं, फसल क्रॉप्स हैं, सीरियल क्रॉप्स हैं, जिससे कि हमें अनाज प्राप्त होते हैं, और यह थ्रेशिंग या दायना के माध्यम से किया जाता है। थ्रेशिंग को हम मैनुअली भी करते हैं, मतलब कि हम इसको हाथों से पीट पीट कर भी इसमें से अनाज निकाल सकते हैं। जैसे कि हम गेहूं में देखते हैं, गेहूं में क्या होता है कि जो हमारी फसल की जो हम कटाई करते हैं, तो हम उसमें गेहूं का, जब हम पीटते हैं तो गेहूं का तना छोटे छोटे टुकड़ों में गिर जाता है, और वह जो टुकड़ा होता है उसमें भूसा होता है और साथ में उसमें दाने भी लगे होते हैं, जो कि बाद में फिर उसके उन दानों को भूसे में से अलग किया जाता है। यह हमने एक आपको वीट का, गेहूं का उदाहरण दिया। तो इस तरीके से हाथों से यह प्रक्रिया की जाती है। साथ ही आजकल थ्रेशर मशीन है जिससे बहुत काम आसान हो गया है, बहुत कम समय में अनाज की फसलों से अलग किया जाता है। और कंबाइन मशीन भी आ गई है, जो कि एक हार्वेस्टर और थ्रेशर का मिश्रित रूप है, जो दोनों तरीके के कार्य आसानी से कर लेती है, कटाई भी कर लेती है और साथ में अनाज को भूसे से अलग भी कर देती है। अब हमारा आता है विनोइंग। विनोइंग प्रक्रिया, विनोइंग जो है, हम एक इसको बोलते हैं फटकना या ओसाना। विनोइंग प्रक्रिया को बोला जाता है, हमारे आम बोलचाल में हमारे भारत में बोला जाता है ओसाना या फिर फटकना। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया वहाँ पे लागू होती है जहाँ पे जो हमारे किसान भाई हैं, जिनके पास बहुत ही कम ज़मीन है खेती करने के लिए, छोटे छोटे एग्रीकल्चरल फील्ड हैं, एग्रीकल्चरल लैंड हैं, कम खेत हैं, छोटे खेत हैं। तो वहाँ पे अनाज को, अनाज की फसल से अलग करने की या भूसे से अलग करने की जो प्रक्रिया है, उसको हम विनोइंग कहते हैं। तो यह हाथों द्वारा किया जाता है और साथ में विनोइंग मशीन का भी उपयोग होता है। हाथों द्वारा इसमें यह होता है कि हम एक टोकरी में भूसा और अनाज जो मिश्रित होता है, भूसे में अनाज होता है, वह मिश्रण ले लेते हैं, और फिर जब हवा चलती है उसको हवा में हिलाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो जब हवा चलती है तो हमारा जो भूसा वाला
पार्ट होता है, जो हमारा भूसा होता है, वह हल्का होता है और वह हवा के माध्यम से दूर जाके उड़ के गिर जाता है। और हमारा जो अनाज होता है वह उसमें से निकल कर, क्योंकि वह भारी है तो वह नीचे गिरता है। तो इस तरीके से मैनुअली हाथों द्वारा हम जो है विनोइंग की प्रक्रिया को करते हैं, अपने अनाज को भूसे में से अलग करते हैं। लेकिन कभी कभी यह भी होता है, एक हानि यह भी है कि कभी कभी हवा हमेशा नहीं चलती है और हमको यह प्रक्रिया करनी होती है। तो उसके लिए हैंड विनोइंग फैन भी आजकल मौजूद हैं, बहुत जगह लागू भी होते हैं। इसमें क्या होता है कि यह मैनुअली है, इसको हाथों से उपयोग करते हैं, हाथों का प्रयोग करते हैं। इसमें इसमें किसान भाई एक हाथ से, आप देख सकते हैं इस फिगर के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से, कि जो हैंड विनोइंग फैन का हैंडल है पीछे लगा हुआ, उसको पकड़ के किसान भाई या कोई व्यक्ति उसको चलाता है और फिर हवा निकलती है पंखे में से उसके। तो हवा जब निकलती है तो फिर इस के प्रक्रिया के थ्रू जो हमारा भूसा है वह अलग दूर जाके गिरता है और हमारा अनाज निकल के आसानी से पास में गिर जाता है। तो यह भी एक प्रक्रिया है जिसमें से हम अनाज और भूसे को अलग कर सकते हैं और अनाज को इकट्ठा कर सकते हैं। कहीं कहीं विनोइंग मशीन का उपयोग होता है, क्योंकि आजकल जो है, जो किसान भाई वहन कर सकते हैं विनोइंग मशीन को, तो वह विनोइंग मशीन खरीद कर भी इस तरीके से अपने अनाज को भूसे में से अलग करते हैं। अब आता है हमारा स्टोरेज, यानी कि भंडारण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पार्ट है हमारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का। भंडारण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने सारे स्टेप्स, हमने सारे जो है प्रकार कर लिए हैं, जिसमें कि हमारा इरिगेशन हुआ, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल है, सोइंग है, सब कुछ है। हमने फसल भी हमारी पक के तैयार हो गई, वह कटाई भी हो गई उसकी। लेकिन जब तक भंडारण अच्छी तरह नहीं किया जाएगा, तब तक जो है अनाज को इकट्ठा करना, कटाई, निराई गुड़ाई सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। तो जो है कटाई, मतलब फसल की कटाई के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद जो हमारा भंडारण की प्रक्रिया है वह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर यह अच्छी तरह की जाए तो हमारे जो अनाज हैं वह पूरे साल भर, हर समय, हर जगह आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत में हम देखते हैं कि जब हम रबी क्रॉप्स उगाते हैं तो उस वक्त खरीफ क्रॉप्स हमको नहीं मिल सकती, जब हम खरीफ क्रॉप्स उगाते हैं तो हमें रबी क्रॉप्स नहीं मिल सकती। तो हर तरीके का अनाज हर व्यक्ति खाना चाहता है। तो क्या होता है कि जब रबी क्रॉप्स का मौसम नहीं होता है तो हम उसको भंडारण में भंडार करके रख देते हैं। जब खरीफ क्रॉप्स का समय नहीं होता है तो हम उसको, रबी क्रॉप्स के टाइम जब आता है तो हम खरीफ वाले अनाज को इकट्ठा करके रख देते हैं, भंडारण कर देते हैं। तो इस तरीके से जब वो उसका भंडारण होता है तो जब भी हमको उन अनाजों की खाने की ज़रूरत पड़ती है, उनको कहीं भी भेजने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उनको आसानी से कहीं भी, किसी भी स्थान पर आसानी से दूसरों को उपलब्ध करा सकते हैं। अब हमको कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान देनी होंगी। वाइल स्टोरिंग ग्रेन्स, जब हम अनाज को स्टोर कर रहे हैं, उसका भंडार कर रहे हैं, तो हमें किन किन मुख्य बातों को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि जो हमारा भंडारण जहाँ हम कर रहे हैं, जो उसका एरिया है वह सूखा होना चाहिए, नमी से रहित होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा जो अनाज है वह जो है कीड़े मकोड़ों से, रोगों से और फफूंदी, फंगल इन्फेक्शन से दूर रहेगा। दूसरा है कि हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि जहाँ हम भंडार कर रहे हैं वहाँ पे रोडेंट्स और इंसेक्ट्स, यानी कि कीड़े मकोड़े, नेवले, चूहे और गिलहरी, इन सब से भी वह जगह मुक्त होनी चाहिए, जिससे कि यह हमारे अनाज को बर्बाद ना कर सकें। तीसरा आता है हमारा कि जिस भी कमरे में हम भंडारण कर रहे हैं, अपने अनाज को रख रहे हैं, वहाँ पे भी ना कोई खुला जगह होनी चाहिए और ना खुले हमारी खिड़कियाँ होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो छोटे मोटे जानवर जो होते हैं वो भी आ सकते हैं खुले स्थान से, और साथ ही खुली खिड़कियों से चिड़िया भी, पक्षी भी आ सकते हैं और हमारे अनाज को बर्बाद कर सकते हैं। अब आता है ट्रीटमेंट फॉर स्टोरेज। अब हमको भंडारण करते वक्त क्या क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या क्या उपचार हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि जब हम भंडारण करने से पहले हमको जो अपने अनाज हैं उसको हमें धूप में अच्छे से सुखा लेना चाहिए। हमें उसको भंडारण करने से पहले अच्छे से धूप में सुखा लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो नमी होती है अनाज की वह हट जाती है और उससे आगे आने वाले समय में वह, उसमें कीड़ा नहीं लगता और उसमें फफूंदी नहीं पनपती, तथा वह और भी रोगों से दूर रहते हैं अनाज हमारे। दूसरा है कि जब भी हम
भंडारण करें तो हमको अपने अनाज को सूखी नीम की पत्तियों से, साथ ही लहसुन के टुकड़ों में, और साथ ही हमारा जो है हल्दी के जो टुकड़े हैं उसको मिक्स करके उसमें रखना चाहिए। उससे क्या होता है कि यह भी हमारे इन्फेक्शन से हमारे अनाजों को बचाते हैं, कीड़े मकोड़ों से हमारे अनाजों को बचाते हैं। क्योंकि ये जो नीम के पत्तियां हैं, लहसुन है और हल्दी के टुकड़े हैं, यह आयुर्वेदिक हैं, यह मेडिसिनल प्लांट हैं। तो इनसे हमारे अनाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। यह इसको खाया भी जा सकता है आसानी से। ये बहुत ही लाभदायक भी हैं, लाभप्रद हैं। तो इनको हम अपने अनाजों के बीच में मिक्स करके रख सकते हैं। तीसरा आता है हमारा केमिकल ट्रीटमेंट। हम कुछ रासायनिक उपचार भी कर सकते हैं अपने अनाज को बचाने के लिए। हम कुछ भी कीटनाशक और फफूंदीनाशक स्प्रे कर सकते हैं, रासायनिक पदार्थों का प्रयोग कर सकते हैं अपने अनाजों के लिए, जिससे कि स्टोर करने से पहले, जिससे कि जब स्टोर करें तो उनको छिड़क कर उसमें रख दें। कमरे में पहले छिड़काव कर दें और उसके बाद जब हम उन्हें भंडारण में रखें तो तब भी हम छिड़काव कर दें, जिससे कि हमारे अनाज बचे रहें और वह बढ़िया तरीके से हमें हर समय पूरे साल भर प्राप्त हो सकें। अब आता है हमारा मेथड्स फॉर स्टोरिंग। हमें भंडारण करने के क्या क्या तरीके हैं, ये भी देखना होगा कि हम किस तरीके से कहाँ कहाँ भंडारण कैसे कैसे करते हैं। पहला है कि जब हमारे अनाज हमारे पास कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं तो हम उनको आसानी से अपने घरों में जूट बैग्स में स्टोर कर सकते हैं, और साथ ही अपने घर में ड्रम हैं, कंटेनर हैं स्टील के, वहाँ पे भी आसानी से रख सकते हैं। लेकिन जब हम बहुत बड़े पैमाने पे खेती कर रहे हैं, हम बड़े पैमाने पे अनाज को हमको स्टोर करना है, उनको इकट्ठा करके रखना है, तो उसके लिए हमारे पास सिलोस और ग्रैंडरीज हैं। तो आइए जानते हैं सिलोस क्या है। सबसे पहले सिलोस बहुत ही बड़े और सिलेंड्रिकल आकार के स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके ऊपर छोटी ओपनिंग होती है, और इसमें अलग अलग जो हमारे अनाज हैं, अलग अलग प्रकार के अनाजों का भंडार किया जाता है अलग अलग सतह पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्र के माध्यम से कि यहाँ सिलोज में अलग अलग तरीके के अनाजों को अलग अलग लेवल पे यहाँ पे स्टोर किया जाता है। ये बहुत ही विशालकाय, बहुत ही बड़े होते हैं। तो जब ज़्यादा मात्रा में हमारे पास अनाज होता है तो हम इस तरीके से यहाँ पे इसका भंडारण करते हैं, और जब भी हमें ज़रूरत होती है तो जो जो ऊपर ओपनिंग लगी है, जो ऊपर ओपनिंग होती है, खुला मुख होता है, उससे हम इसको निकाल सकते हैं। दूसरा आता है हमारा ग्रेनरीज। ग्रैंडरीज एक एक यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जूट के बैग्स में, गनी बैग्स में हम अपने अनाजों को भरते हैं, और यह बहुत बड़े गोदाम में, गोडाउन में, जिसमें कि वुडन प्लेटफॉर्म होता है, लकड़ी का प्लेटफॉर्म, लकड़ी की ज़मीन होती है। हम उस पर कतार से अपने जूट बैग्स या गनी बैग्स को कतार से लगा देते हैं, और बीच बीच में हम गलियों छोड़ देते हैं। गलियाँ मतलब यहाँ पे एलीज भी उसको हम कह सकते हैं। एलीज यानी कि गलियाँ हम कतार लगाते हैं अपने जूट बैग्स का, और हम आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, और बीच बीच में हम गलियां छोड़ देते हैं। और साथ ही जो हमारे बैग हैं उनको हम लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे, लकड़ी के सतह पे रखते हैं। हमारे जो ज़मीन है वो लकड़ी की होगी, उस पे हम रखेंगे, और साथ ही हमको दीवार से भी उसको दूर करके हम इन बोरियों को रखते हैं। उससे क्या होता है कि नमी से हमारे बैग्स का बचाव होता है, जूट बैग्स का, हमारे अनाज का, और साथ ही कीड़े मकोड़ों के इन्फेक्शन से भी वह रहित रहते हैं। तो इस तरीके से हम अपने अनाज की बोरियों को कतार से लगाते हैं बड़े बड़े गोडाउन में, बड़े बड़े गोदाम में, और फिर हम इसलिए उनमें बीच बीच में गलियां छोड़ते हैं, इसलिए उनमें बीच बीच में हम जगह छोड़ते हैं, जिससे कि हम अपने कीटनाशक दवाइयों का फ्यूमिगेशन कर सकें। यानी कि फ्यूमिगेशन मतलब धुआं। तो हम अपने कीटनाशक दवाइयों का आसानी से धुआं कर सकें, जिससे कि समय समय के अंतराल पे आसानी से कर सकें, जिससे कि उसमें कीड़े मकोड़े ना लगें। क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास जो अनाज है और हमें ज़्यादा समय के लिए उसका भंडारण करना है, तो इस तरीके से हम उनकी रक्षा कर सकते हैं। अब हमारा आता है कोल्ड स्टोरेज। हमने अनाजों को किस तरीके से रखना है, उसके साथ हमने क्या क्या उपचार किया, किस तरीके से रखा, ये तो हमने देख लिया। लेकिन अब हमारे पास फल और सब्जियां हैं, तो हम उनका किस तरीके से भंडारण करें। तो आइए यहाँ समझते हैं। कोल्ड स्टोरेज में हम अपने फल और सब्जियों का भंडारण करेंगे, जहाँ पे कि वहाँ ऐसी जगह इनका भंडारण किया जाएगा जहाँ का तापमान बहुत ही कम होता है, जिसमें कि हमारे फल और सब्जियाँ बहुत ही ताज़ा रह सकें, फ्रेश रह सकें। तो वह कोल्ड स्टोरेज होता है।
और हमारे जो फ्रूट्स, फल और सब्जियां हैं जिनको पेरिशेबल फूड भी कहा जाता है, उनको यहाँ पे स्टोर किया जाता है, क्योंकि हर तरीके के फल सब्जियां हर तरीके के मौसम में नहीं मिलते और साथ ही हर जगह भी नहीं उपलब्ध होते। तो हम कोल्ड स्टोरेज में भंडारण जो करते हैं, हम कम तापमान के कमरे में भंडारण करते हैं इन फल और सब्जियों का, उससे यह हमको पूरे साल भर मिलती हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं फल और सब्जियां। और साथ ही क्या होता है, क्योंकि इन यह बहुत जल्दी ख़राब होती हैं, तो कोल्ड स्टोरेज में रखने से यह ख़राब भी जल्दी नहीं होती हैं और साथ ही यह ताज़ा बने रहते हैं। तो इस तरीके से हम फलों और सब्जियों को कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, उनका भंडारण करते हैं। और हम अपने अनाजों को सिलोज़ में, ग्रैनरीज में या घरों में जूट बैग्स और मेटेलिक कंटेनर्स में रख के इनका भंडारण करते हैं। सो थैंक यू सो मच व्यूअर्स। और इस तरीके से हमारा पार्ट 4 ख़त्म होता है और साथ ही हमने आज पार्ट 5 भी ख़त्म किया, जिसमें कि हमारा है, हमने हार्वेस्टिंग, कोल्ड स्टोरेज और विनोइंग, थ्रेशिंग, क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ा। सो थैंक यू सो मच। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ मेरे ईमेल आईडी पे मुझको ईमेल आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।